So, hello, dear students. Welcome to the channel. Actually, as we all know, we are doing analysis of 2026 boards class 10 physics ICSE board paper. Yesterday हमने MCQ solve किया था. Now today we will solve some more problems actually related to your 2026 boards paper. And the first problem is question 2, and it is fill in the blanks. So, students, we will see the problem number question number 2, that is you have to complete the following by choosing the correct answers from the bracket. First, a car is moving in uniform circular motion. The direction of friction between the tires and the path is, two options are given, whether it is towards the center or tangential to the path. So students, it will be towards the center. It will be towards the center. ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा. क्यों होगा? बिकॉज जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ओके, सो इट नीड्स सेंट्रिपिटल फोर्स टू कीप मूविंग इन द सर्किल. क्या इंपॉर्टेंट होता है? सेंट्रिपिटल फोर्स जो है बॉडी के द्वारा नीडेड होता है, जिससे कि बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर सके. और यहाँ क्या है? कार है, दिस कार, एंड दिस कार इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मीन्स इट इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ. तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो क्या नीड होगा कार के लिए? सेंट्रिपिटल फोर्स. और ये सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आएगा? दैट विल बी provided by the friction between the tires and the path, okay, and this path is and this force is always directed towards the center of the circle. जो centripetal force होता है at different positions of circular path, वो कहाँ directed होता है? वो directed होता है towards the center of the circle. तो ये थोड़ा बहुत applied part था, not too much. Now next is, ये टुवर्ड्स द सेंटर था, जस्ट मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ. नेक्स्ट इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम, इट्स वेवलेंथ वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. तो जब भी कोई लाइट रे है, अगर वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो उसका स्पीड इंक्रीज करता है. एंड एज वी ऑल नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ ए लाइट एंड वेवलेंथ इज v इक्वल टू एफ लैम्डा. स्पीड जो है वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, ओके. सो अगर स्पीड जो है इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा? वेवलेंथ भी इंक्रीज करेगा. तो सेकंड का क्या होगा? इट विल इंक्रीजेस. नाउ नेक्स्ट इज सी, द लीड ऑफ ए कैलोरीमीटर मिनिमाइजेस हीट लॉस बाय कन्वेक्शन और रेडिएशन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कन्वेक्शन होगा. नाउ क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स. ये किस पे डिपेंड करता है? ये वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है. इज दिस क्लियर? एंड नेक्स्ट इज अ सब्सटेंस whose resistance becomes almost negligible at a temperature near absolute zero. तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर बोलते हैं. तो ये तो सिंपल डिफिनीशन के बेस पे था. एंड रेडिएशन डेविएट्स मिनिमम इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा और बीटा. तो इसका क्या होगा? अब देखो, जो डिफ्लेक्शन होता है बीटा पार्टिकल का, दैट इज मोर देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल. बीटा पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन होता है दैट इज मोर देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल. व्हाई? बिकॉज बीटा पार्टिकल जो है दैट इज मच लाइटर देन अल्फा पार्टिकल. बीटा पार्टिकल जो है लाइटर होता है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, इसलिए डिफ्लेक्शन होता है बीटा पार्टिकल का दैट इज मोर देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन किसका होगा? अल्फा पार्टिकल का मिनिमम डेविएशन. तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ कम टू नेक्स्ट. स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है. लिटिल बिट आप कंफ्यूज भी हो सकते हो इस थर्ड वाले पर, बट इससे पहले ये सेकंड वाला देखेंगे. स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स. तो ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी?
पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, फर्स्ट जो है, इट विल डिपेंड अपॉन शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, एंड नेक्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन, next is it depends upon distribution of mass, distribution of mass, distribution of mass of particles in it, of particles in it, of particles in it. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? सेंटर में होगा। और इसी वायर को अगर हम बेंड कर दे इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, तो फिर कहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आ जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एट द सेंटर। ओके, तो इतना आपको राइट करना था, 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स आपने राइट किए होंगे तो आपको 2 मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज जसी, Lata cuts a potato into two halves using a cutter which belongs to a class second lever. She needed effort even. Now case 2. Then she cuts one half of this potato again. वन हाफ ऑफ द पोटैटो को क्या कर रही है लता? फिर से अगेन कट कर रही है, बट दिस टाइम शी नीडेड एफर्ट E2। और यहां पे क्या दिया हुआ है कंडीशन? हियर E1 इज ग्रेटर देन E2। देन ए पार्ट में आपको क्या बचाना है, बताना है, इन विच केस फर्स्ट और सेकेंड वॉज द पोटैटो क्लोजर टू हर हैंड अप्लाइंग द एफर्ट। एंड कंडीशन क्या दी हुई है? एज्यूम नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द पोटैटो इज सेम इन बोथ केसेस। एंड इन बी पार्ट यू हैव टू गिव रीजन फॉर योर आंसर इन ए अबव। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसी एफर्ट इवन है, पोटैटो को दो हाफ में कट कर रही है, और फिर सेकंड केस में क्या कर रही है? जो हाफ पोटैटो उसको फिर से कट कर रही है, एंड एफर्ट इवन इज ग्रेटर देन E2। तो लॉ ऑफ लीवर यू ऑल हैव स्टडीड। लॉ ऑफ लीवर क्या होता है? एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, E डॉट ए, एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म। अब देखो ये जो कटर है ये किस में है? क्लास सेकंड लीवर है। ओके, क्लास सेकंड लीवर है, तो क्लास सेकंड लीवर में क्या होता है? फल्क्रम, लेट मी ड्रॉ, फल्क्रम जो है लेफ्ट साइड पे होता है, दिस इज फल्क्रम। लोड जो है बीच में होता है, लोड यहाँ पे, लोड यहाँ होगा, लोड फल्क्रम और एफर्ट के बीच में होगा, और एफर्ट जो है राइट साइड में होता है। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी। ना, एफर्ट आर्म क्या होता है? एफर्ट से फल्क्रम तक का जो डिस्टेंस होगा वो उसे हम बोलते हैं एफर्ट आर्म, यू ऑल नो दिस। और फल्क्रम से लोड तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं लोड आर्म। इज दिस क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां पे क्या है, जस्ट सी, यहां पे हमें लॉ ऑफ लीवर के यूज करना है। अब देखो फर्स्ट में क्या है? एफर्ट आर्म E1 जो है ग्रेटर है। ओके, E1 इज ग्रेटर इनटू एफर्ट आर्म, लोड इनटू लोड आर्म। अब देखो अगर एफर्ट आर्म E1 जो है ग्रेटर है तो क्या होगा ये, सॉरी, अगर ये एफर्ट E1 जो है ग्रेटर है तो ये एफर्ट एफर्ट आर्म क्या होगा? ये स्मॉलर होगा, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा, क्योंकि दोनों बोथ साइड्स इक्वल आना चाहिए। ओके, अगर एक जो है फिजिकल क्वांटिटी ग्रेटर है तो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? स्मॉलर होगी। इज दिस क्लियर? फिर ये बैलेंस हो जाएगा।
अगर ये 5 into 3 है तो इधर का भी क्या होगा, 5 into 3 होगा। इज दिस क्लियर? तो हियर अगर एफर्ट इवन जो है अगर ग्रेटर है तो फिर क्या होगा, एफर्ट आर्म जो है स्मॉलर होगा। तो ये एफर्ट और इधर शिफ्ट हो जाएगा। और सेकंड वाले में क्या है, सेकंड केस में एफर्ट E2 जो है वो स्मॉलर है। एफर्ट E2 जो है स्मॉलर है तो एफर्ट आर्म क्या होगा, ग्रेटर होगा। विल बी इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म। ठीक। तो यहाँ पे एफर्ट इवन किस में ग्रेटर आएगा फिर, फर्स्ट केस में ग्रेटर आएगा। ठीक। केस वन में, फर्स्ट वन में, केस फर्स्ट में एफर्ट जो है E1 विल बी ग्रेटर देन E2। तो हियर इट विल बी फर्स्ट। और रीजन आपको लिखना था, गिव रीजन फॉर योर आंसर इन ए। तो रीजन में क्या आप राइट करोगे, रीजन में यू विल राइट, रीजन में यू विल राइट सेकंड, बिकॉज when the load is nearer to the effort, to the effort, more effort is required in class second lever। तो दिस रीजन आपको राइट करना था एग्जाम में, अगर आपने इतना राइट किया होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फर्स्ट। अब देखो ये 2 मार्क का है। अब देखो ग्राफ बिलो shows the variation of image distance v with the object distance u when an object is placed in front of the lens. Identify the type of lens used. What would be the magnification, more than 1, less than 1, equal to 1, if the object is placed between f and 2f of above lens? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना था आपको इस क्वेश्चन में, अब देखो यहाँ पे ग्राफ को अगर आप केयरफुली एनालाइज करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, u जो है नेगेटिव आ रहा है। ओके, u जो है नेगेटिव है बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। और इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, इमेज डिस्टेंस मींस पॉजिटिव है यहाँ पे। ओके, u इज नेगेटिव एंड v इज पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। और इमेज क्या होगा फिर, इमेज जो है वो रियल फॉर्म्ड होगा। ओके, और इमेज रियल किस में फॉर्म होता है, ओनली कन्वेक्स लेंस में फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कौन सा लेंस जो है यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। इज दिस क्लियर? So now next, what would be the magnification, more than 1, less than 1, equal to 1, if the object is placed between f and 2f of above lens? तो स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्ट को हम, अगर ऑब्जेक्ट को हम f एंड 2f के बीच में रखते हैं तो क्या इमेज किधर फॉर्म होती है, इमेज जो है वो बियॉन्ड 2f फॉर्म होती है। ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f ऑन द इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो इमेज कहां फॉर्म होगी, इमेज जो है वो फॉर्म होगी बियॉन्ड 2f। ओके, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये लेंस है। ओके, और ये अगर f है और 2f है, अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे प्लेस्ड करें और
ये एफ है और ये 2F है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड 2F। इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म होगा। अब देखो, यहाँ पे मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एम इक्वल टू, मैं इससे प्रूफ कर रहा हूं, एम इक्वल टू वी बाई यू। अब देखो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस v जो है दैट इज ग्रेटर देन u। v जो है u से ग्रेटर है, और v अगर u से ग्रेटर होगा तो m जो है 1 से ग्रेटर आएगा। यहाँ पे देख सकते हो, अगर v जो है 5 है और u जो है अगर 4 है, 5 सेंटीमीटर v है, u जो है 4 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का जब डिवीजन लोगे तो वो 1 से ग्रेटर आएगा। सो हियर m विल बी ग्रेटर देन 1। So this is the solution of this problem। तो थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट आया है। तो एक्चुअली आवर काउंसिल वांट्स दैट देयर शुड बी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, so that's why they have given this time application based question paper। now next। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जस्ट सी हियर। अब a resistance R is connected across a cell with a switch and a rheostat in series. A voltmeter is connected parallel across the cell. Current in the circuit is increased using the rheostat. Now in A part, you have to tell how will the voltmeter reading change? Will it increase, decrease, remains the same? And you have to justify your answer stated in A above. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा? वोल्टमीटर रीडिंग जो है डिक्रीज करेगा। डिक्रीज क्यों करेगा? जस्सी, वोल्टमीटर रीडिंग यहाँ पे डिक्रीज करेगा। अब देखो, वोल्टेज होता है सेल में, वो क्या है होता है? V इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ पे स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल है। ओके। और सर्किट को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सर्किट कुछ इस तरह ड्रॉ होगा। ये रेसिस्टेंस आर है, दिस दिस इज रेसिस्टेंस आर, दिस इज ईएमएफ ऑफ द सेल, दिस इज स्विच, एंड दिस इज रियोस्टेट। ये जो है रियोस्टेट है आपका। और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कंबाइन किया है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही हम कंबाइन करते हैं हमेशा। और ये आपका वोल्ट मीटर है। ओके। और यहाँ पे प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि करंट इन द सर्किट इज इंक्रीज यूजिंग द रियोस्टेट। ओके। करंट जो है इंक्रीज किया जा रहा है सर्किट में यूजिंग द रियोस्टेट। अब देखो यहाँ पे, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज क्या है? देयर इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल ऑल्सो। ओके। तो a larger current causes a greater voltage drop inside the cell। greater voltage drop inside the cell होगा। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है? E माइनस आई आर। अब ये आई आर अगर ग्रेटर होगा तो ये वोल्टेज V वोल्ट मीटर में जो शो होगा वो भी क्या करेगा? दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। और आपको जस्टिफाई करना है आंसर को, तो आपने तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी वो आपको जो है राइट करना होगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिफाइन नेचुरल वाइब्रेशन। ओके। डिफाइन नेचुरल वाइब्रेशन। तो ये तो सिंपल है, थ्योरेटिकल है। जस्ट आपको नेचुरल वाइब्रेशन की डिफिनेशन लिखनी है। एंड हाउ इज दिस वाइब्रेशन डिफरेंस फ्रॉम डैम्प वाइब्रेशन इन टर्म्स ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। तो ये सिंपल जो है, यू कैन जस्ट सी फ्रॉम द बुक। ये सिंपल आपको जो जस्ट जो है वो थ्योरी राइट करना। ओके। अब नेक्स्ट क्या है?
a metal piece of thermal capacity 40 joule per Kelvin absorb 800 joule of heat. You have to calculate the rise in temperature of the metal piece. तो थर्मल कैपेसिटी दी हुई है 40 जूल पर केल्विन। ओके, ये जो है आपको थर्मल कैपेसिटी दी हुई है। अब ये थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होता है? ये 40 जूल पर केल्विन दी हुई है, क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब यहां से आप हीट क्यू निकाल सकते हो। क्यू क्यू भी दी, सॉरी क्यू दी हुई है आपको, यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर निकालना है। क्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 800 जूल दिया हुआ है, और ये 40 जूल पर केल्विन है। 40 जूल पर केल्विन इक्वल टू 800 जूल अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से फिर डेल्टा टी कितना आ जाएगा? दैट इज राइज इन टेम्परेचर। ये कितना आएगा? डेल्टा टी इक्वल टू 800 जूल अपॉन 40 जूल पर केल्विन। अब देखो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो यूनिट्स भी राइट करोगे, और आपको अगर आपकी यूनिट सही आ रही है, इट मींस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये केल्विन पे पावर माइनस ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर प्लस हो जाएगा। इट मींस आपको केल्विन यूनिट मिल रही है, इट मींस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो राइज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0 से 0 गया, 4 से 20, तो 20 केल्विन जो है टेम्परेचर जो है राइज करेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या करना है आपको? यू हैव टू गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, सो यू कैन जस्ट सी फ्रॉम द बुक, दिस इज वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट वी विल, हाँ, अब ये प्रिज्म से आया हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। नाउ से सी, a monochromatic ray strike the surface of identical prism A, B, and C of at different angles of incidence. The diagram below shows their refracted rays. Study the path of these refracted rays and identify in which of the diagrams the angle of incidence is maximum, minimum, and in C part they are asking the angle of incidence is equal to the angle of emergence. अब देखो यहाँ पे क्या हो, जस्ट सी। अब यहाँ पे अगर आप फिगर को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो जस्ट सी, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, और ये मिनिमम है। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे नॉर्मल है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीज करेगा तो आर भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ ए वाले केस में अगर आर मिनिमम है तो यहाँ पे आई जो होगा वो भी क्या होगा? दैट विल बी, आई भी क्या होगा? मिनिमम होगा। ओके, और यहाँ पे आई जो है मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम द एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम किस में होगा? बी में होगा। तो ए का आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, एंड बी में एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम किस में होगा? ए में होगा। और स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। अब स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, लाइट के चैप्टर में, जब ये रिफ्रैक्टेड रे इफ इट इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, तो उस केस में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ये पार्ट जो है ये डिटेल में पढ़ाया जाता है, ये वाला सी वाला आपके सिलेबस में। इज दिस क्लियर? So this was the solution of today's problem. I hope if you have liked my problem solving technique, then you can like, share, and subscribe my YouTube channel. That's all. Thank you.